जब आपको बेल मिली तो जज ने बोला आप एक गंभीर बीमारी की तरह हैं, अगर समाज में फैलेंगे तो समाज को खराब करेंगे। ऐसा? उस पर आपने जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये पहले मेरी बात आप सुन लीजिए। ये सवाल आपने बड़ा इंपॉर्टेंट याद दिलाया। हमारे मामले में 3 लोग जेल गए थे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कन्हैया कुमार जी के बारे में, जो कि कांग्रेस के एक अच्छे और ईमानदार और सच्चे लीडर हैं। जब एक राजनीतिक लीडर ऊपर को बढ़ावा लेता है तो ये सारी पब्लिक उसके बारे में अटपटे सवाल पूछने लग जाती है और अटपटे सवालों को लेकर खड़ी हो जाती है। और इसी तरह आज हमारे कन्हैया कुमार जी से गोदी मीडिया अटपटे सवाल पूछ रही है और हमारे कन्हैया कुमार जी ने उन सवालों के जवाब इतनी आसानी से दिए और इतनी सोच समझ के दिए कि गोदी मीडिया का देखकर मुंह खुला का खुला रह गया और उनका हाल हो गया बिल्कुल बेहाल। तो दोस्तों, आखिर कन्हैया कुमार जी ने उन अटपटे सवालों के जवाब किस तरह दिए और गोदी मीडिया का मुंह किस तरह बंद करा, ये मैं भी देखने के लिए आकर्षित हूँ और मुझे को पता है आप भी देखने के लिए आकर्षित होंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ साविज, आप देख रहे हो साविज रिएक्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे और दोस्तों सभी बढ़िया रहना। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब आपको बेल मिली तो जज ने बोला आप एक गंभीर बीमारी की तरह हैं, अगर समाज में फैलेंगे तो समाज को खराब करेंगे। ऐसा? उस पर आपने जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये पहले मेरी बात आप सुन लीजिए। ये सवाल आपने बड़ा इंपॉर्टेंट याद दिलाया। हमारे मामले में 3 लोग जेल गए थे। हमारा जब बेल हुआ तो वो बेल ऑर्डर आया और उस बेल ऑर्डर की शुरुआत हुई, मेरे देश की धरती उगले सोना सोना, कुछ इस तरीके का था, मुझे याद भी नहीं है वो लाइन। और ये गैंग्रीन शब्द का भी इस्तेमाल किया गया। फिर जब दूसरा बेल ऑर्डर आया, वो बेल ऑर्डर कंप्लीटली डिफरेंट है, उसमें कोई भी इस तरीके की बातचीत नहीं की गई। आप बार बार देखिए कि जो लोग हमारे ऊपर इतना तिलमिला जाते हैं वो भी मेरा नाम नहीं लेते हैं, उमर का नाम ज्यादा लेते हैं। तो मेरे बेल ऑर्डर में गैंग्रीन का शब्द लिखा हुआ है, जिसको खुद पुलिस के हवाले से कहा जा रहा है कि उसको क्लीन चिट मिल गया है, लेकिन उमर का जो बेल ऑर्डर है उसमें इस तरह का कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो मैं समझता हूं माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए कि न्यायालय भी अपने आप में ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, उसके ऊपर भी एक पॉलिटिकल प्रेशर का असर होता है। बिलीव करता हूं, अभी आप कह रहे थे मैं कोर्ट में बिलीव करता हूं, अभी आपने अपनी परिभाषा बदल ली। नहीं, पिछले 10 मिनट के अंदर आपने बदल ली। बिल्कुल नहीं, आप तो गुस्सा गए सर। हम कहां बदल रहे हैं? हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए बोले हैं कि आप समाज के अंदर जो स्थिति होती है उससे अपने आप को सब्जेक्टिवली बचा नहीं सकते हैं। जब आप कहते हैं कि आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, तब ये आप छुपाने की कोशिश करते हैं कि आप किसके पक्ष में पत्रकारिता कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम प्रांजल वाजपेयी है। श्री कन्हैया जी, आपने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें, संगठन के बारे में ना पूछें। मैं आपसे आपके बारे में पूछ रहा हूं जी। 21 साल का IIT से पास हुआ छात्र देश में नौकरी करके टैक्स पे करता है। आप संभवतः 30 के आसपास पहुंच चुके होंगे। आप इतने सालों से बुद्धिस्ट स्टडीज, अफ्रीकन स्टडीज और ना जाने क्या क्या स्टडीज कर रहे हैं। आप देश इसका क्या भला करने वाले हैं इस तरह की पढ़ाई से? और आपके उमर खालिद जो इतने सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं, कॉलेज में रहते चले आ रहे हैं, इनका अर्थ क्या है? आप देश का भला करने आए कि राजनीति करने आए? वाह वाह, बहुत अच्छा सवाल है। टैक्स की बात जब पूछी जाती है तो मन करता है कि इसको बड़े कई तरीके से व्याख्यायित करूं, लेकिन एक ही चीज बोलता हूं कि इस देश के अंदर IIT में पढ़ने के लिए खाना जरूरी है। अगर हम खाने की बात करेंगे तो किसान की बात करेंगे, और बेशक आपकी तरह जो है किसान बेचारा वो उतना टैक्स नहीं दे पाता होगा। देश जो है टैक्स पेयर कितना टैक्स पे कर रहा है इससे ही नहीं बनता है। इससे हिसाब से तो इस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं, अंबानी जी को होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं। भैया बात को समझिए, बात को समझिए। देश में कंट्रीब्यूशन समझिए, देश में कंट्रीब्यूशन समझिए। देश में कंट्रीब्यूशन जितना IITian का है, जितना पत्रकारों का है, जितना मोदी जी का है, जितना साकेत का है, उतना ही किसान का है, उतना ही मजदूर का है, उतना ही दलित का है, उतना ही महिला का भी है। और इस तरीके की जो मानसिकता होती है, जहां हम किसी को ऊपर और किसी को नीचे देखते हैं, इसी ऊंच नीच की मानसिकता से हमको आजादी चाहिए साहब। और रही बात कैंपस में रहने की, सुनिए, कैंपस में रहने की उसको भी सुन लीजिए। कैंपस में पहुंचने के लिए मोटी मोटी बात आपको कर देता हूं। जैसे मैं जब EVM की चर्चा हो रही थी तो कुछ लोगों ने कहा कि EVM का जांच कराना चाहिए। बोले इस देश में डिग्री का जांच नहीं हो पाता है, EVM का जांच होगा, उसको छोड़ दीजिए। तो बात यह है कि कैंपस में पढ़ने के लिए भी, अगर मैं PhD कर रहा हूं, उससे पहले MPhil करना पड़ता है, MPhil से पहले MA करना पड़ता है, MA से पहले BA करना पड़ता है। और ये जो पढ़ाई है, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मुझे बताइए कि एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट क्यों है? एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, इसीलिए हम पढ़ते हैं और पढ़ करके समाज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अगर आपको उम्र नहीं, बहस नहीं, वो किसी दिन बहस कर लेंगे, आपके साथ भी बहस कर लेंगे। अफ्रीकन स्टडीज पढ़ करके भूपेन चौबे हमारे साथ है। हेलो कन्हैया जी, अफ्रीकन स्टडीज पढ़ करके देश में इसलिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं
क्योंकि देश का पॉलिसी क्या होगा अफ्रीका के लिए वो हम लोग ही पढ़ करके तय करते हैं, वो पॉलिसी हम ही लोग बनाते हैं। प्लीज समझ लीजिए थोड़ा सा। मेरा प्रश्न कन्हैया जी से है। आपने बात कही कि महिलाओं के लिए दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन जो है उसकी रिपोर्ट है कि जितनी भी महिलाओं के मोलेस्टेशन की रिपोर्ट आती है 50% के आसपास जेएनयू से आती है। एक तो ये आप महिलाओं का उत्थान कर रहे हैं, वहां की ये स्थिति है। और जेएनयू के प्रोफेसर की रिपोर्ट है 200 पेज की, इट हैज बिकम अ डेन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्स रैकेट। ये जेएनयू के प्रोफेसर की है। पर हम दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की रिपोर्ट की बात करेंगे, 50% रिपोर्ट वहां से आती है। दूसरा, आपने कहा कोर्ट पे आपका विश्वास है। जब कोर्ट रिजल्ट देती है तब वहां पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु। तो वो तो कोर्ट नहीं दिया था, फिर उसको जुडिशियल किलिंग को कह रहे हो आप। एक तरफ आप पहले तो कहते हो कोर्ट में विश्वास है, जब सुप्रीम कोर्ट उसको दे देती है तो फिर कहते हो जुडिशियल किलिंग है। विश्वास है कहां पे? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है और पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल सवाल पूछने पे भी बहुत बड़ा पहरा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जवाब हमारा यह है आपका कि मैं आपको देश का एक आंकड़ा देता हूं कि देश में सबसे ज्यादा मोलेस्टेशन के केस केरला में रजिस्टर्ड होते हैं। और सुन लीजिए, सीपीआई छोड़िए ना, साक्षरता की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा साक्षर राज्य जो है वो केरल है। अब आप सब लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, केस होना और केस का रिपोर्ट होना ये बिल्कुल दो बात इस देश के अंदर है। जहां लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो अपने राइट को एसर्ट करते हैं, वो पुलिस में जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लेकिन जहां पे निरक्षरता होती है, लोग अपने अधिकारों को नहीं समझते हैं, उनके अधिकारों को दबा दिया जाता है और मामला पुलिस तक नहीं पहुंचती है। एक बात। दूसरी बात, जहां तक आप इस कार्यक्रम के बारे में बोल रहे हैं कि कार्यक्रम जुडिशियल किलिंग और कल्चरल, पहली बात तो मैं उसका ऑर्गेनाइजर नहीं हूं, ना मैं उसका समर्थक हूं। लेकिन जहां तक कार्यक्रम करने की बात है तो उसको भी जिस कोर्ट के खिलाफ किया जा रहा है ना, कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। वहां रॉड लेकर के, मारपीट करके, पत्थर चला करके, लोगों के साथ वायलेंस करके और लोगों को रेप थ्रेट दे करके नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपके सवालों से निकल करके आ रहा है, वो ये है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को किस आधार पे देखते हैं। क्या आप उस इंस्टीट्यूशन को सिर्फ महिला आयोग के रिपोर्ट के आधार पे देखेंगे कि अभी इस साल जेएनयू को राष्ट्रपति जी के द्वारा बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिया गया है, इस पे आप नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, अभी उसको दिया गया है। और मैं आपको बता रहा हूं, और ये लगातार हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। जेएनयू में लोग 120 रुपए में अपनी पढ़ाई कर पाते हैं। देश के अंदर सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट दिया है, सबसे ज्यादा एकेडमिशियन हम लोगों ने दिया है। और मैं आपको बता देता हूं, मैं अपने बारे में कह देता हूं, मेरी माँ 3000 रुपया कमाती है। अगर जेएनयू नहीं होता ना तो ली मेरिडियन में बैठ करके आपके सामने भाषण नहीं दे रहे होते। तो मेरे प्यारे इंडियन सिटीजनों, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में कन्हैया कुमार जी के बारे में भी बता देना और इस गोदी मीडिया के बारे में एक कमेंट जरूर कर देना। तो दोस्तों, ये वीडियो का मेरा फर्स्ट पार्ट था। अगर मैं सेकंड पार्ट भी इसी में ऐड करके लाता तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो दोस्तों, इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी लाऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही बस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।